सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सभी का हेमेटोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब किया था मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसके दो पोर्शन होते हैं। 45% पोर्शन का नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, जिसके अंतर्गत आती हैं ब्लड सेल। 55% लिक्विड पोर्शन होता है, जिसके अंतर्गत आता है प्लाज्मा। ब्लड सेल में तीन तरह की ब्लड सेल होती हैं, जिनका नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या फिर मैं बोलूं तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तीनों के नंबर कितने होते हैं डिस्क्राइब हो चुका है। तीनों क्या काम करती हैं ये भी अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब कर लिया है। अपने शरीर की हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाने की जिम्मेदारी आरबीसी की होती है। क्योंकि पूरा शरीर ही सेल से मिलकर बना है, तो सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी होना भी जरूरी है। नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, जिनको अपनी बॉडी के सोल्जर्स भी कहा जाता है। पूरे दिन में हजारों लाखों बैक्टीरिया, वायरस शरीर में एंटर करने पर उनको मारने का काम जो पर्टिकुलर सेल करती हैं, उनका नाम है डब्ल्यूबीसी, या फिर बोले तो ल्यूकोसाइट। बॉडी में जब भी कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने का काम करने वाली ब्लड सेल का नाम प्लेटलेट होता है। आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था, बॉडी में कहीं कट लग जाए और उससे ब्लड का बहना स्टार्ट हो जाए तो बहते हुए ब्लड का रुकना, इसको अपन हीमोस्टेसिस बोलते हैं। हीमोस्टेसिस में 3 स्टेप होते हैं: वेजोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और लास्ट लेक्चर में ही डिस्कशन हो चुका है कि तीनों स्टेप में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्लेटलेट। तो प्लेटलेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द हीमोस्टेसिस। यहां पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यह भी बताया, कोएगुलेशन अलग चीज होती है, हीमोस्टेसिस अलग चीज होता है। मेरे बॉडी से ब्लड को बाहर निकालना और उसका थोड़ी देर में जम जाना, ये तो कोएगुलेशन है। और बॉडी में कट लगना और ब्लीडिंग का थोड़ी देर में रुक जाना, इसको अपन हीमोस्टेसिस बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में 45% जो पोर्शन होता है ब्लड सेल, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। अब अपन 55% की बात करेंगे, जिसका नाम होता है प्लाज्मा। 55% होता है प्लाज्मा। लिखा हुआ है प्लाज्मा में 91 से 92% वाटर होता है, 91 से 92% वाटर होता है, 8 से 9% सॉलिड होता है। 8 से 9% सॉलिड में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में होते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। भली बाती जानते हैं ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत आता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट, लिपिड होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन होते हैं, एंटीबॉडी होती है, और लास्ट में लिखा हुआ है प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। देखिए इधर की साइड में अपन बात देखें, वाटर का कैलकुलेशन अपन यूजुअली करते ही नहीं है। नॉर्मल तौर पर होता यह है कि आपको सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट की जांच करनी है तो आपको ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। तो इस सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अपने ब्लड में होते हैं। ब्लड में भी किस में होते हैं अपन बात करें तो आंसर है प्लाज्मा में होते हैं। ये सारे के सारे अपने प्लाज्मा में होते हैं। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं प्लाज्मा में 90 से 92% तो वाटर होता है, 8 से 10% सॉलिड होता है या 8 से 9% सॉलिड होता है। सॉलिड में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक या और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में होते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, और ऑर्गेनिक में ये सारे के सारे सब्सटेंस होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इन पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखें ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। यहां पर एक पहला क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट की कौन सी कॉमन फॉर्म है जो आपके मेरे ब्लड में पाई जाती। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी कॉमन फॉर्म आपके मेरे ब्लड में पाई जाती है? तो शायद 100% साथियों को आंसर पता है। आपके मेरे ब्लड में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट की कॉमन फॉर्म का नाम होता है ग्लूकोज। तो आपके मेरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अपन को चेक करना है तो ब्लड सैंपल लेना होगा।
तो उस जो ब्लड सैंपल अपन लेते हैं, उस ब्लड सैंपल में जो अपन जांच करते हैं, उस पर्टिकुलर जांच को नाम देते हैं ब्लड शुगर। जो इन्वेस्टिगेशन कार्बोहाइड्रेट का अपन करते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन को नाम देते हैं ब्लड शुगर। ब्लड शुगर में कौन से कार्बोहाइड्रेट की जांच की जाती? ब्लड शुगर में कौन से कार्बोहाइड्रेट की जांच की जाती है? तो सीधा सा आंसर है कि ग्लूकोज की जांच करेंगे। अब यहां पर इक्के दुक्के क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं, इक्के दुक्के क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। इक्के दुक्के क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लड शुगर का पर्टिकुलर लेवल होता है आपके मेरे ब्लड में। खाने से पहले ये लेवल अलग होता है, खाने के बाद ये लेवल अलग होता है। इस लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपके मेरे ब्लड में पेनक्रियाज द्वारा सीक्रेट एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है इंसुलिन। भली भांति जानते हैं इंसुलिन आपके मेरे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। यदि आपके मेरे शरीर में या ब्लड में इंसुलिन की मात्रा या तो कम हो जाए या फिर इंसुलिन की मात्रा तो हो, वह अपना काम करना बंद कर दे, रिसेप्टर इनसेंसिटिव हो जाएं, तो दोनों ही कंडीशन में आपके मेरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होना बॉडी में बहुत सारे नुकसान कॉज करता है और इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, जिसको आप सारे साथी जानते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का नाम है डायबिटीज मेलाइटस। तो जो ब्लड ग्लूकोज की अपन जांच करते हैं वो सामान्यतः कौन सी बीमारी में करते हैं? आंसर है डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी बीमारी में करते हैं? आंसर है डायबिटीज मेलाइटस। अब यहां अपन बात करें तो ये ब्लड ग्लूकोज की जांच 3 तरीके से होती है, शायद यह भी बहुत सारे साथियों ने देखी होगी। या तो अपन बोलते हैं एफ बोले तो फास्टिंग बोले तो भूखे पेट इसका लेवल अलग आता है। एक होती है पीपी, ब्लड ग्लूकोज की जांच एक होती है पीपी बोले तो पोस्ट प्रेंडल। पीपी बोले तो पोस्ट प्रेंडल बोला जाए तो खाने के 2 घंटे बाद, खाने के 2 घंटे से लेकर 4 घंटे के बीच में जो आप जांच करते हैं वो पोस्ट प्रेंडल होती है। यदि आप 6 घंटे तक भूखे पेट हैं, कुछ भी नहीं खाया है, तो उसको अपन फास्टिंग बोलते हैं। अगर ये बात बोली जाए कि नहीं मुझे खाना खाए हुए 3 घंटे हो गए या खाना खाए हुए 4.5 घंटे हो गए, तो ना तो भूखे पेट हुआ ना खाने के बाद हुआ। देखो खाने के बाद अमूमन 2 से 4 घंटे में हो जाती है, बट खाने के बाद भी नहीं हुआ, मेरे को 5 घंटे हो गए, तो ना तो भूखे पेट है ना ये पोस्ट प्रेंडल है। इसको अपन नाम देते हैं आर बोले तो रैंडम। तो 3 तरीके से ब्लड ग्लूकोज का लेवल अपन चेक करते हैं। भूखे पेट चेक कर रहे हैं तो फास्टिंग होगा, खाने के 2 घंटे बाद चेक कर रहे हैं तो पोस्ट प्रेंडल होगा, और कभी भी चेक कर रहे हैं तो रैंडम बोलेंगे। इसका लेवल यदि लगातार बढ़ा हुआ आए तो अवस्था को नाम देते हैं एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। एक और पर्टिकुलर जांच होती है जो 3 महीने की जांच होती है। एक और पर्टिकुलर जांच होती है जो 3 महीने की जांच होती है, उसको नाम देते हैं अपन ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन से आपको मालूम चलता है कि पिछले 90 दिनों में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में था या कंट्रोल से बाहर था। देखें 2 तरीके से मॉनिटरिंग होती है इसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बीमारी को लेकर अस्पताल में जाऊं, अस्पताल में मेरी शुगर की जांच हो, शुगर का लेवल बढ़ा हुआ आए, मान के चलो डॉक्टर ने मुझे डायग्नोस कर दिया कि मैं डायबिटीज मेलाइटस से ग्रसित हूं, पर चूंकि मैं आज अस्पताल गया था और रैंडमली जांच हो गई और मैं शुगर का मरीज मिला, बट क्या आज ही मुझे शुगर हुई है? हो सकता है 2-4-6 महीने पुरानी शुगर हो। तो 2-4-6 महीने से मेरे ब्लड में शुगर का लेवल क्या चल रहा था? पिछले 2-3 महीने से मेरा ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल था या बढ़ा हुआ था? यदि वो नॉर्मल आता है 2-3 महीने वाला, तो इसका मतलब मुझे अभी कुछ ही दिनों में हुई होगी, बट वो भी गड़बड़ी आता है तो डॉक्टर अंदाजा लगाता है कि जो शुगर की बीमारी है मेरे अंदर वो पुरानी है। तो यदि 3 महीने के ब्लड ग्लूकोज का लेवल अपन को चेक कराना है तो उस पर्टिकुलर जांच को बोलते हैं ग्लाइकेटेड HB, और इससे अपन को मालूम चलता है 3 महीने की शुगर का। देखें ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 3 महीने की शुगर का पता लगाने के लिए की जाने वाली जांच, 3 महीने की शुगर का पता लगाने के लिए की जाने वाली जांच है, आंसर है ग्लाइकेटेड HB। आपके सीटों के अंदर या बहुत सारी किताबों में इस तरीके से भी दिया हुआ है कि ग्लाइकेटेड HB
जिसका इन्वेस्टिगेशन अपन डायबिटीज मेलाइटस में करते हैं, उससे कितने दिन की शुगर का पता चलता है? 1 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने? और आंसर जाएगा 3 महीने। तो आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहां पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं प्लाज्मा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट की कौन सी कॉमन फॉर्म है जो आपके मेरे ब्लड में पाई जाती है? आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो अपन जांच करते हैं उस पर्टिकुलर जांच का क्या नाम है? आंसर है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को कितने तरीके से करते हैं? आंसर है 3 तरीके से करते हैं। भूखे पेट को फास्टिंग बोलेंगे, खाने के बाद को 2 घंटे बाद को पोस्ट प्रेंडल बोलेंगे, और कभी भी करा रहे हो तो रैंडम बोलेंगे। अच्छा, 3 महीने की भी शुगर की कोई जांच होती है क्या? आंसर आपके सामने है, ग्लाइकेटेड HB होता है। इससे पिछले 3 महीने में मेरी बॉडी में शुगर का लेवल कंट्रोल में था या गड़बड़ हुई थी, इसका पता लगाना है तो किसकी जांच करना चाहोगे आप? ग्लाइकेटेड HB की। तो एग्जाम का क्वेश्चन है, चूंकि अपन हेमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं आपको ब्लड पढ़ा रहा हूं। ब्लड पढ़ाने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपको इन्वेस्टिगेशन पढ़ाऊं मैं, तो यहां पर मैं इन्वेस्टिगेशन भी आपको साथ साथ में पढ़ा दूंगा। तो यहां पहला इन्वेस्टिगेशन पढ़ाया है मैं, पहला इन्वेस्टिगेशन पढ़ाया है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर में दोनों तीनों चीजें बता दी। ब्लड शुगर की जांच में किसकी जांच करते हो आप? ग्लूकोज की। कितने तरह की? 3 तरह की। क्या 3 महीने की भी कोई जांच होती है? यस, जिसका नाम है ग्लाइकेटेड HB। तो ये प्लाज्मा में पाया जाने वाला पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़े आप, नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है? नंबर 2 पर लिखा हुआ है फैट और लिपिड। तो आपके मेरे ब्लड में या प्लाज्मा में जो फैट और लिपिड है उसकी कौन कौन सी फॉर्म पाई जाती है? कौन कौन सी फॉर्म होती हैं उनको यदि लिखा जाए? आंसर है ट्राइग्लिसराइड होती है, ट्राइग्लिसराइड होती है। उसके अलावा टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होती है। उसके अलावा टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके अलावा LDL होता है, LDL बोले तो लो डेंसिटी लिपिड। और एक HDL होता है, HDL बोले तो हाई डेंसिटी लिपिड। तो आपके मेरे ब्लड में फैट या लिपिड, प्लाज्मा में फैट या लिपिड कौन कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? आंसर है ट्राइग्लिसराइड होता है, टोटल ट्राइग्लिसराइड। टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, LDL होता है, HDL होता है। अच्छा, ये सारे के सारे सब्सटेंस आपके मेरे प्लाज्मा में होते हैं, तो इनकी भी एक कॉमन जांच होती है, और इस पर्टिकुलर जांच को अपन नाम देते हैं लिपिड प्रोफाइल। 50 साल से ज्यादा वाले इंसान में जो बीपी या शुगर का मरीज होता है या जिसका वजन ज्यादा होता है, जो बीपी या शुगर का मरीज होता है जिसका वजन ज्यादा होता है, तो डॉक्टर उसमें जांच कराते हैं लिपिड प्रोफाइल। और लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं? आपके सामने लिखे हुए हैं। ट्राइग्लिसराइड कराते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल कराते हैं, LDL कराते हैं, लो डेंसिटी लिपिड, और HDL कराते हैं। HDL बोले तो हाई डेंसिटी लिपिड। तो आने वाले टाइम में जब कभी अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर जांच लिखेंगे लिपिड प्रोफाइल। मेरे हिसाब से वहां समझाने की आवश्यकता नहीं होगी कि लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन सी जांच कराते हैं, ये सारा आपके सामने लिखा हुआ है। अब यदि किसी इंसान में लिपिड का लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ आए, तो पूरी संभावना है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ आएगा तो आर्टरी पर जमेगा, आर्टरी पर जमेगा तो कहलाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, और जिसकी आर्टरी पर एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो आने वाले भविष्य में MI होने की संभावना, मायोकार्डियल इंफाक्शन, स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा होगी। तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर मरीज को अपनी डाइट में फैट कम करने की सलाह देते हैं अपन। नंबर 2, अपन मरीज को सलाह देते हैं कुछ दवाइयां लेने की जिनको बोलते हैं एंटी कोलेस्ट्रॉल। लीवोस्टेटिन होती है, स्टेटिन होती है, एटोरवास्टिन होती है, जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती। तो आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो लिपिड प्रोफाइल आपको समझ में आ रहा है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो इसी पर्टिकुलर टॉपिक में से आया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग, कार्डियोवैस्कुलर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर ऑफ CAD, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर ऑफ CAD। CAD बोले तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ऑप्शन के अंदर आया था एडवांस एज,
पहला ऑप्शन था एडवांस एज, दूसरा था स्मोकिंग, तीसरा था स्ट्रेस, चौथा था हाई एचडीएल लेवल, तो देखें स्मोकिंग से होगा, स्ट्रेस से होगा, बड़ी जो ऑप्शन में आया है हाई एचडीएल लेवल, इससे नहीं होगा। नॉर्मली माना जाता है कि ये तो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, जबकि जो एचडीएल है वह गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, अब देखें इसका एग्जाम्पल कि फैट आप खाते हैं दो तरीके से खाते हैं, एक तो घी में खाते हैं आप। अच्छा, घी यदि आप खा रहे हैं तो अपन भी खुद भी रोकेंगे और डॉक्टर भी मना करेगा, भैया बहुत ज्यादा घी मत खाओ। अच्छा, पुराने जमाने में तो लोग खाते थे, तो पुराने जमाने में काम भी बहुत करते थे, तो घी जो होता था वो पच जाता था। अभी अपन वर्कआउट या फिजिकल वर्क कम हो गया है तो बहुत ज्यादा घी मत खाओ। अच्छा, वहीं बादाम खाने के लिए सलाह दे देते हैं कि हाँ बादाम खा सकते हो, उसमें भी तो फैट होता है, बट नॉर्मली मानते हैं उससे एचडीएल का लेवल भी बढ़ता है। जो बादाम आप खाते हैं उससे एचडीएल का लेवल बढ़ता है, और जो घी आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो उससे एलडीएल का लेवल बढ़ेगा। तो एलडीएल तो बैड कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल में काउंट होता है। तो एचडीएल से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना कम होती है, जबकि ऊपर जो तीनों लिखे हुए हैं इनसे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ती है। तो ये दूसरा कंपोनेंट हो गया जो आपके मेरे प्लाज्मा में पाया जाता है। गौर करें क्या हो गया, फैट और लिपिड प्लाज्मा में कौन कौन सी फॉर्म में होते हैं। टीजी होता है ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और एचडीएल जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े आप, नेक्स्ट पॉइंट पर आए। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, देखें क्या लिखा हुआ है, विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12 हो, B6 हो। यदि आपको जांच करानी है कि मेरी बॉडी में B12 का लेवल कम है या ज्यादा, मेरी बॉडी में विटामिन डी कम है या ज्यादा है, विटामिन डी की जांच करानी है, के की जांच करानी है, ए की जांच करानी है, B12 की जांच करानी है, B6 की जांच करानी है, तो बताओ कैसे होगी जांच। ब्लड सैंपल दे दो। इसका मतलब है सारे के सारे विटामिन जो अपन खाते हैं लास्ट में जाते तो ब्लड के अंदर ही है, तो मीनिंग ये हुआ सारे के सारे विटामिन आपके मेरे ब्लड में पाए जाते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स सभी के सभी अपने ब्लड के प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होते हैं। इन्वेस्टिगेशन कराना है तो ब्लड सैंपल देना होगा। विटामिन के बाद देखें क्या लिखा हुआ है, हार्मोन। जितने भी हार्मोन होते हैं, हार्मोन सीक्रेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मतलब अच्छे से जानते हैं आप। वह ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन को डक्ट के माध्यम से किसी कैविटी में छोड़े वो तो एक्सोक्राइन होगी, और वह ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन को किसी भी डक्ट के माध्यम से, बिना डक्ट के माध्यम से सीधे ब्लड में पुट डाउन करे वो एंडोक्राइन होगी। तो एंडोक्राइन से सीक्रेट होते हैं हार्मोन, और जितने भी हार्मोन की आपको जांच करानी है तो आपको ब्लड सैंपल देना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए FSH हो गया, LH हो गया, GnRH हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन आपको कराने हैं तो ब्लड सैंपल आपको देना होगा। एक और बहुत कॉमन सी बीमारी जो थायराइड की होती है, थायराइड की एबनॉर्मलिटी के लिए जांच करते हैं अपन T3, T4, TSH। यहां पर ये जो दोनों हार्मोन हैं ये तो थायराइड से सीक्रेट होते हैं। T3 और T4 तो थायराइड से सीक्रेट होते हैं, बट TSH सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ये जो तीनों की जांच है इसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं अपन। इस जांच का नाम है थायराइड प्रोफाइल। इस पर्टिकुलर जांच का नाम है थायराइड प्रोफाइल। तो आगे आने वाले टाइम में जब अपन इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे और किसी बीमारी में थायराइड प्रोफाइल लिखा जाएगा तो वहां पर आपको यूज करना है कि थायराइड प्रोफाइल में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन आने वाले हैं। सीधा सा आंसर है 3 हार्मोन की जांच होगी, T3, T4, TSH। किसका लेवल कम ज्यादा हो, जो हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे,
किसका लेवल कम ज्यादा हो जो हाइपर बोलेंगे, क्या डिस्टरबेंस हो जिससे अपन को मालूम चलेगा कि गड़बड़ पिट्यूटरी में है या फिर गड़बड़ अपन माने थायराइड के अंदर है। तो ये सारा आप आगे सीख लेंगे। अभी एक शब्द दिमाग में रखना है, थायराइड प्रोफाइल नाम आए तो कौन कौन से हार्मोन की जांच होनी चाहिए। आंसर है T3, T4 और TSH की जांच होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे हार्मोन आपके मेरे ब्लड में मिलेंगे या प्लाज्मा में मिलेंगे। आगे बढ़े आप। नाम लिखा हुआ है एंटीबॉडी, नाम लिखा हुआ है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को एक और नाम से जानते हैं आप, एंटीबॉडी आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। तो देखें कितने तरह की होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, इसके बारे में माइक्रो में डिस्कस हो जाएगा। सारे तरह की एंटीबॉडी का डिस्क्रिप्शन माइक्रो और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ लेंगे आप। फिर भी एक छोटी सी ट्रिक कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं उनको इस एब्रीवेशन से आप याद रख सकते हैं। अपन सारे के सारे गांव से बिलोंग करते हैं अधिकांशतः, तो इसको गामडे के नाम से याद रख सकते हैं आप। इसमें 5 वर्ड हैं GAMDE। देखें कैसे याद रखें। सबसे पहले एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन नाम क्यों देते हैं अपन, इम्यूनो का मतलब है इम्यूनिटी प्रदान करना, ग्लोबुलिन का मतलब है प्रोटीन। वह प्रोटीन जिससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है उसका नाम है ग्लोबुलिन। एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली प्रोटीन का नाम होता है ग्लोबुलिन। 5 तरह की होती है ग्लोबुलिन, 5 तरह की होती है ग्लोबुलिन। इनको गामडे के नाम से लिखें यदि अपन, GAMDE। तो देखें इस तरीके से बोल सकते हैं। पहली एंटीबॉडी IgG, IG बोले तो इम्यूनोग्लोबुलिन, IG बोले तो इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन D और लास्ट बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन E। जैसा भली बाती जानते हैं आपकी 5 तरह की एंटीबॉडी होती हैं। अब याद रखने का तरीका आपको बता दिया, गामडे के नाम से अपन इनको याद रखते हैं। किसी भी इन्फेक्शियस बीमारी में IgG, IgM सामान्यतः अपन चेक कराते हैं। अगर एलर्जिक वाली अवस्था है तो एलर्जी में बढ़ने वाली एंटीबॉडी IgE होती है, तो IgG, IgM चेक कराना है तो ब्लड सैंपल देना पड़ेगा। IgE चेक कराना है तो ब्लड सैंपल देना पड़ेगा। तो सीधा सा मतलब हुआ सारी की सारी एंटीबॉडी आपके मेरे ब्लड में कहां पर पाई जाती हैं, आंसर है प्लाज्मा। आपके मेरे ब्लड में कहां पर होगी, तो आंसर है प्लाज्मा के अंतर्गत होगी। तो ये एंटीबॉडी हो गई, तो सारे के सारे हार्मोन अपने प्लाज्मा में होंगे, सारी की सारी एंटीबॉडी अपने प्लाज्मा में होगी। अब लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है जहां से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, जो प्लाज्मा अपन पढ़ने वाले हैं। तो प्लाज्मा में ये तो जनरल सी चीजें हैं जिनका लगभग ज्ञान आप सारे के सारे साथियों को है। देखें यहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ा है अपन ने उसको समराइज करूं मैं, कि आपके मेरे ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं जिनमें 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, 8 से 10% सॉलिड होता है। सॉलिड में 2 तरह के सबस्टेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस जिसमें आते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, और ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं जिसके अंदर आते हैं नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सबसे कॉमन फॉर्म ग्लूकोज। नंबर 2 सारे के सारे विटामिन आते हैं। नंबर 3 सारे के सारे हार्मोन आते हैं। उसके अलावा फैट आता है, फैट में ट्राइग्लिसराइड आता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, HDL आता है, LDL आता है, और 5 तरह की एंटीबॉडी आती हैं। तो यहां पर मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं वो ब्लड शुगर के इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दिया, लिपिड प्रोफाइल के बारे में बता दिया। लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन सी जांच आएंगी, गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। थायराइड प्रोफाइल नाम आए तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन अपन को कराने हैं, T3, T4, TSH, और 5 तरह की एंटीबॉडी कौन सी होती हैं जिनको गामडे के नाम से जानते हैं, GAMDE। इनके आगे आपको IG लगाना है, IG बोले तो इम्यूनोग्लोबुलिन। अब लास्ट वर्ड बचा है जिसका नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा में जो मेजर टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है प्लाज्मा प्रोटीन।
यानी प्लाज्मा में जो मेजर टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। तो देखें, डिस्कस करें प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। जैसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऑप्शन यहां पर लिख देता हूं मैं, और इन क्वेश्चन का आंसर आप साथियों को देना। ग्लोबिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। इसके अलावा ही कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपको माइंड में इसका आंसर दौड़ाना है। 2 4 5 क्वेश्चन, उसके बाद अपन इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे, फिर से नहीं क्वेश्चनों को पूछेंगे, और कोशिश होगी कि जो क्वेश्चनों में एक आध में आप अटके हैं उनका जवाब भी आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा प्रोटीन डिजीज रेजिस्टेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द डिजीज रेजिस्टेंस? दीज आर द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज क्लोटिंग प्रोटीन? Which of the following protein is also known as clotting protein? Question number 3, which of the following protein is responsible to maintain the osmotic pressure of blood? निम्न में से कौन सा प्रोटीन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, सबसे कम मात्रा किसकी होती है? अब ये 5 क्वेश्चन हो गए। इधर की साइड भी मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, ये ऑप्शन अलग हैं, ए बी सी डी। ये मान लो आप ए बी सी डी, और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, द टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन ह्यूमन ब्लड। द टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन ह्यूमन ब्लड, ये ऑप्शन है 6 से 8 ग्राम %। देखिए, परसेंट का मतलब होगा 100 ml। बहुत बार ब्लड में अपन जब ऑप्शन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, जब भी परसेंट आ जाए तो हमेशा परसेंट शब्द का मतलब समझना है आपको 100 ml। तो 6 से 8 ग्राम %, 4 से 6 ग्राम %, 4 से 6 मिलीग्राम %, या 6 से 8 ग्राम %, सॉरी 6 से 8 मिलीग्राम %। ये लास्ट वाले ऑप्शन में है 6 से 8 मिलीग्राम %। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है, द टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज, और ये ऑप्शन आपके सामने है, तो पहले तो यही दिमाग में घुमाना है कि मिलीग्राम में होगा या ग्राम में होगा, मिलीग्राम में होगा या ग्राम में होगा। अच्छा, नंबर 2 पर जो दिमाग में दौड़ाना है, या तो ग्राम में है तो इन दोनों में से होगा, और मिलीग्राम में है तो इन दोनों में से होगा। अगला क्वेश्चन, द टोटल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन इज, एल्बुमिन की टोटल मात्रा कितनी होगी? देखो, जो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा है, पहला मैं पूछ रहा हूं टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कितना होगा, और अगला क्वेश्चन है टोटल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन इज। तो ये पर्टिकुलर 6-7 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 2-3 आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, डिजीज रेजिस्टेंस में कौन सा प्रोटीन रोल प्ले करता है, टोटल एल्बुमिन कितना होता है, और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है। ये जो 5 मैंने बोले हैं ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। प्लाज्मा में पाया जाने वाला बेहद इंपॉर्टेंट
कंपोनेंट जिसका नाम है प्लाज्मा प्रोटीन, जिसका नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। तो देखें, प्लाज्मा में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। जो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं उनको अपन नाम देते हैं मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। जो बहुत ज्यादा मात्रा में है उनको अपन नाम देते हैं मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। और दूसरे जो कम मात्रा में होते हैं उनको नाम देते हैं माइनर। जो कम मात्रा में होते हैं उनको नाम देते हैं माइनर प्लाज्मा प्रोटीन। देखिए, माइनर प्लाज्मा प्रोटीन में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके मेरे ब्लड में लगभग जितने भी हार्मोन होते हैं, जितने भी हार्मोन होते हैं, बताओ, ऑल आर द प्रोटीन। और कहां पर पाए जा रहे हैं वो? प्लाज्मा में। सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। जितनी भी एंटीबॉडी होती हैं, बताओ किससे मिलकर बनी होती है एंटीबॉडी? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या फैट से? तो आंसर है प्रोटीन से। सारी की सारी अपनी प्लाज्मा में होंगी, तो दे आर ऑल्सो द प्लाज्मा प्रोटीन। जितने भी एंजाइम होते हैं, सारे के सारे एंजाइम प्लाज्मा में होंगे, दे आर ऑल्सो द माइनर प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो लगभग हार्मोन है, जो एंजाइम है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एंजियोटेंसिनोजन, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है। एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और अपन बात करें एंजियोटेंसिनेज या एंजाइम की, अपन बात करें जिसको एंजियोटेंसिनेज को नाम देते हैं रेनिन, ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो बहुत सारे होते हैं माइनर प्लाज्मा प्रोटीन। तो आने वाले टाइम में जो हार्मोन, एंटीबॉडी, जो कुछ भी आप पढ़ें वो सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन होंगे। बट मेजर कौन से होते हैं? मेजर का मतलब है जिनका बेहद इंपॉर्टेंट काम है और जिनकी मात्रा, देखें, इनकी मात्रा मिलीग्राम में संभव है, इनकी मात्रा मिलीग्राम में संभव है और इनकी मात्रा ग्राम में होती है। तो जो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं उनको अपन मेजर प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन का टोटल अमाउंट कितना होता है? मेजर प्लाज्मा प्रोटीन का टोटल अमाउंट कितना होता है? तो एवरेज में अपन बात करें तो 6 से 8 ग्राम परसेंट। 6 से 8 ग्राम परसेंट। परसेंट का मतलब समझ गए आप? 100 ml ब्लड में 6 से 8 ग्राम टोटल प्लाज्मा प्रोटीन होगा, जो मेजर है। एग्जैक्ट अपन बात करें तो रेशो दिया जाता है 7.3 ग्राम परसेंट। 7.3 ग्राम परसेंट। उसके अलावा कौन कौन से होते हैं मेजर प्लाज्मा प्रोटीन में? कौन कौन से होते हैं मेजर प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर? तो नंबर 1 एल्बुमिन होता है, नंबर 2 ग्लोबुलिन होता है, नंबर 1 एल्बुमिन होता है, नंबर 2 ग्लोबुलिन होता है, नंबर 3 फिब्रिनोजन, नंबर 3 फिब्रिनोजन। इनका एग्जैक्ट अमाउंट की अपन बात करें, ये होता है 4.7 ग्राम परसेंट। 4.7 ग्राम परसेंट। ग्लोबुलिन की बात करें तो 2.3 ग्राम परसेंट। ग्लोबुलिन होता है 2.3 ग्राम परसेंट और फिब्रिनोजन होता है 0.3 ग्राम परसेंट। 0.3 ग्राम परसेंट। अच्छा, एल्बुमिन का एवरेज अपन माने, देखो 4.7, 2.3, इन दोनों को जोड़ो तो 7 और 0.3 को भी जोड़ दो तो 7.3। ये तो परफेक्ट फिगर हो गया 7.3। अच्छा, एवरेज कितना मान रहे हैं अपन? 6 से 8 ग्राम परसेंट। तो इनकी भी एवरेज वैल्यू यदि अपन लिखें तो देखें, एल्बुमिन तो होगा 4 से 6 ग्राम। एल्बुमिन तो होगा 4 से 6 ग्राम। ग्लोबुलिन को यदि अपन लिखें तो ये होगा 2 से 3 ग्राम और फिब्रिनोजन को लिखें तो ये होगा 0.2 से 0.5। 0.2 से 0.5 ग्राम। तो ये एवरेज वैल्यू हो गई।
हम देखें यहां पर आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जिनका आंसर मिल गया। टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन। दो तरह का होता है, माइनर और मेजर। जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट बता दो। सबसे पहले तो ग्राम में या मिलीग्राम में, ऑटोमेटिकली मालूम चल गया आपको ग्राम में 6 से 8 ग्राम परसेंट होगा। परफेक्ट अपन बात करें तो 7.3 ग्राम परसेंट होगा। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन है? आंसर है एल्बुमिन। सबसे कम मात्रा में कौन सा प्रोटीन है? आंसर है फिब्रिनोजन। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा बता दो। अभी जो क्वेश्चन लिखे थे, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा 6 से 8 ग्राम परसेंट। टोटल एल्बुमिन की मात्रा बता दो। एल्बुमिन की टोटल मात्रा होगी 4 से 6 ग्राम परसेंट। तो ये अभी जो 3-4 क्वेश्चन पूछे थे शायद उनका जवाब आपको मिल रहा है। अब अपन एक एक करके प्रोटीन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ेंगे अपन, जिसका नाम होगा एल्बुमिन। तो प्लाज्मा प्रोटीन में पहला प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ने वाले हैं अपन एल्बुमिन। डाटा आपको लिखा दिए हैं। इसकी एवरेज मात्रा 4 से 6 ग्राम, इसकी एवरेज मात्रा 2 से 3 ग्राम, इसकी एवरेज मात्रा 0.2 से 0.5 ग्राम। ये एवरेज मात्रा। परफेक्ट मात्रा इसकी मात्रा 4.7 ग्राम, इसकी मात्रा 2.3 ग्राम और इसकी मात्रा 0.3 ग्राम। तो ये इनकी नॉर्मल वैल्यू हो गई। तो यहां पर 3-4 क्वेश्चन जो अभी पूछे थे उनका आंसर आपको मालूम चल गया। द टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, आंसर इज 6 से 8 ग्राम परसेंट। टोटल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन, आंसर इज 4 से 6 ग्राम परसेंट। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है? आंसर है एल्बुमिन। सबसे कम मात्रा में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है? आंसर है फिब्रिनोजन। अब इन तीनों के फंक्शनों का अध्ययन करेंगे अपन। तो सबसे पहला प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम है एल्बुमिन। सबसे पहला प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम है एल्बुमिन, जिसकी नॉर्मल मात्रा अपन ने बताई है 4 से 6 ग्राम परसेंट। क्या काम करता है एल्बुमिन? तो आप जो सुन रहे हैं उनमें से 95% साथियों को ज्ञान है एल्बुमिन इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। अब यहां मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पूछूं आपसे क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले मैं आपसे वर्ड पूछ लेता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? हिंदी में अपन बात करें, जो अपन 8वीं क्लास से सुनते आ रहे हैं, दैट इज परासरण। तो क्या होता है ऑस्मोसिस? क्या रिक्वायरमेंट है ऑस्मोसिस? चलें सबसे पहले अपना माइंड घुमाकर आंसर दौड़ाने का प्रयास करें। पूछ रहा हूं मैं आपसे क्वेश्चन, क्या होता है ऑस्मोसिस? एल्बुमिन में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे तो ऑस्मोसिस के बारे में आना चाहिए। क्या होता है ऑस्मोसिस? अब आपके दिमाग में आंसर चल रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा कि सर 2 सॉल्यूशन होते हैं, उन सॉल्यूशन में से कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति होना ऑस्मोसिस कहलाता है। यह आंसर शायद बहुत सारे साथियों के दिमाग में आ रहा है, ज्यों का त्यों आ रहा है। अब मैं यहां पर पूछूंगा किसकी गति होना? आपने बोला कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति होना। किसकी गति होना? क्वेश्चन नंबर 1। तो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि नहीं सर हमारे दिमाग में तो आ ही नहीं रहा, आप गलत बोल रहे हैं। हमारे दिमाग में आ रहा है कि 2 सॉल्यूशन में से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति होना ऑस्मोसिस कहलाता है। यह भी दिमाग में आ रहा है। फिर से वही क्वेश्चन, गति किसकी होना? अच्छा, कुछ और साथियों के दिमाग में आ रहा है कि नहीं सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गति होना। तो फिर वही क्वेश्चन, किसकी गति होना? वहां पर जो आप सॉल्यूशन लेंगे उसमें 2 चीजें होंगी, सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा, किसकी गति होना?
देखिए ऑस्मोसिस को समझे बहुत ही सीधे सिंपल एग्जाम्पल से। जैसे बहुत बार अपन ने पढ़ा है कि यदि किशमिश को पानी में डाल दिया जाए तो थोड़ी देर में वह फूल जाती है। किशमिश का फूलना परासरण कहलाता है, बिल्कुल सही। यदि अंगूर को एक नमक चीनी के गाढ़े घोल में डाल दिया जाए तो वह पिचक जाता है, श्रिंक हो जाता है। उस अंगूर का श्रिंक होना परासरण कहलाता है, बिल्कुल सही है। अपन 8वीं से इस शब्द को सुन रहे हैं। यहां पर थोड़ी सी समस्या आती है कि आप पुरानी फर्स्ट ईयर की एना फिजियो की बुक लिखेंगे तो परिभाषा सुने उसमें क्या लिखी हुई। एना फिजियो की बुक में क्या परिभाषा लिखी हुई है सुने। जब किन्हीं दो अलग अलग सांद्रता वाले सॉल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन से अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन की तरफ गति करते हैं। कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन से अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन की तरफ गति करते हैं। यह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। फर्स्ट ईयर की किताब की बात कर रहा हूं। अगर आप एनक्लेक्स की किताबें देखेंगे उसमें यह परिभाषा लिखी हुई है, सुने फिर गौर से। जब किन्हीं दो अलग अलग सांद्रता वाले सॉल्यूशन को किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गति करते हैं। यह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। देखो फर्स्ट ईयर में कम से ज्यादा और एनक्लेक्स में लिखा हुआ है ज्यादा से कम। बताओ कौन सी किताब को सही मानोगे आप कि सर अब तो डिग्री हो गई, एनक्लेक्स को ही माने। देखें दोनों किताबें सही हैं। शायद आप एक आध वर्ड मिस कर गए, अभी दोबारा रिपीट करूंगा तो उस वर्ड का अच्छे से मतलब समझ में आएगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है ये पर्टिकुलर अपन को समझना है। तो समझिए आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट समझ लो, अपन ही कर रहे हैं, आप और मैं ही कर रहे हैं। ये एक जार लिया मैंने, ये एक पर्टिकुलर जार लिया मैंने। सबसे पहले इसमें मैंने पानी डाला, सबसे पहले मैंने इसमें पानी डाला, ये पानी मैंने डाल दिया। अच्छा, पानी डालने के बाद मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड डाला, बोले तो नमक डाला। मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड डाला 1 ग्राम, मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड डाला 1 ग्राम। ये टोटल जो मेरे पास, अच्छा नमक डालने के बाद मैंने चम्मच से इसको घोल दिया, नमक डालने के बाद मैंने चम्मच से इसको घोल दिया तो मेरे पास ये एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। मेरे पास ये एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। अच्छा, इसकी सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट है 100 ml। 100 ml का सॉल्यूशन तैयार हो गया। 100 ml सॉल्यूशन मेरे पास तैयार हो गया। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मैं नाम दे रहा हूं सॉल्यूशन ए। 100 ml का सॉल्यूशन मेरे पास तैयार हो गया। इसको सिंपल शब्दों में या हिंदी में मैं बात करूं तो ये मेरे पास तैयार हो गया विलयन। ये मेरे पास तैयार हो गया विलयन। अच्छा, कैसे तैयार हुआ ये विलयन? 2 चीजों से मिलकर तैयार हुआ। सबसे पहले तो पानी डाला था मैंने, सबसे पहले तो पानी डाला था मैंने। तो यहां जो मैंने पानी डाला है, जिसमें मैंने सॉल्यूशन बनाया है या घोला, जिसमें मैंने सॉल्यूशन बनाया है या घोला है, उसको अपन नाम देंगे विलयन। उसको अपन नाम देंगे विलयन, बोले तो सॉल्वेंट, बोले तो सॉल्वेंट। अच्छा, ये पानी मैंने डाला और पानी में नमक को मैंने घोला, तो जो पानी में मैंने नमक को घोला है इसको मैं नाम दूंगा सॉल्यूट, इसको मैं नाम दूंगा सॉल्यूट। सॉल्यूट बोले तो विलय, सॉल्यूट बोले तो विलय। तो देखो 3 अलग अलग चीजें हो गई। अच्छा, नमक डाला है मैंने 1%, नमक डाला है मैंने 1%। तो सबसे पहले तो इनमें अंतर समझे, विलयन, विलय और विलायक। विलयन, विलय या विलायक, या मैं बोलूं सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट।
तो यहां बात करें जिस चीज में घोला जाता है, जिसमें अपन सॉल्यूशन बनाते हैं, घोलते हैं, वो तो होता है सॉल्वेंट। जिस चीज को अपन घोलते हैं वो होता है सॉल्यूट, और जो बनकर तैयार होता है वो होता है सॉल्यूशन। जैसे छाछ के अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाली और लस्सी बन के तैयार हो गई, तो जो लस्सी बनी है वो तो है सॉल्यूशन। जो छाछ मैंने ली है वो है विलायक, बोले तो सॉल्वेंट, और जो चीनी मैंने डाली है उसको मैं सॉल्यूट बोलूंगा। तो नॉर्मल या 99% अवस्था में जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन में 99% सॉल्वेंट में अपन इस्तेमाल करते हैं पानी का। 99% जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें सॉल्वेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? पानी का, जैसा अपन ने यहां पर किया था। तो ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की मैं बात करूं तो यह है 1% NaCl वाला सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है यह 1% NaCl वाला सॉल्यूशन है। इसी तरह का मैंने दूसरा सॉल्यूशन तैयार किया, इसी तरह का मैंने दूसरा सॉल्यूशन तैयार किया, सेम उसी तरीके से वही 100 ml सॉल्यूशन मैंने तैयार किया। इस सॉल्यूशन को मैंने बोला सॉल्यूशन बी। बस एक अंतर कर दिया मैंने कि यहां पर मैंने 1% नमक की जगह 2% नमक डाला। 1% नमक की जगह 2% नमक डाला, तो दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग हो गई। दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग हो गई, तो मेरे पास 2 सॉल्यूशन तैयार हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए बोले तो 1% NaCl और सॉल्यूशन बी बोले तो 2% NaCl। अच्छा, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है। अब मैंने इस तरीके से किया कि दोनों सॉल्यूशन को मैंने आपस में जोड़ दिया। दोनों सॉल्यूशन को मैंने आपस में जोड़ दिया। अच्छा, जोड़ने के लिए मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया। जोड़ने के लिए मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया। तो यहां पर गौर से सुने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक विलयन में या सॉल्यूशन में 2 चीजें, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पोरस है। अब एक विलयन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों निकल के आ जाएं तो फिर बचेगा ही क्या? इसका मतलब यह है फिर तो ये परमिएबल हो गई, फिर तो ये परमिएबल हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं निकले इसमें, पॉलीथीन हो ये, तो ना तो पानी आएगा ना नमक आएगा, तो ये इम्परमिएबल हो गई। तो 3 तरह की होती है मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब कोई भी चीज आ जा सकती है, इम्परमिएबल का मतलब कुछ भी नहीं आ जा सकता, और सेमी परमिएबल का मतलब है जिसमें केवल सॉल्वेंट या पानी के मॉलिक्यूल आते हो। सेमी परमिएबल का मतलब होगा वह मेम्ब्रेन जिसमें केवल और केवल सॉल्वेंट या वाटर के मॉलिक्यूल की गति होती है, सॉल्यूट की गति नहीं होती। केवल वाटर के मॉलिक्यूल की गति होगी, सॉल्यूट की गति नहीं होगी। उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को बोलेंगे अपन सेमी परमिएबल। अब देखें, सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन मैंने यहां पर लगाई। अच्छा, पहले इसको इस तरीके से समझे कि मैंने ये सॉल्यूशन भी 1% ही बनाया था। मैंने ये जो सॉल्यूशन बनाया था ये भी 1% ही बनाया था, और मैंने इनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये जो मेम्ब्रेन है इसका नाम दे दें अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका नाम दे रहे हैं अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन मैंने लगा दी। 1% वो और 1% वो, और 2 घंटे तक मैं इनको जोड़ के चला गया। 2 घंटे बाद आया तो ये भी 100 ml और वो भी 100 ml, ये भी 1% वो भी 1%। क्या समझ में आ रहा है? ना तो पानी इधर से उधर गया और ना पानी उधर से इधर आया, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन समान थी। अगर मैं ये सॉल्यूशन बनाऊं 2% NaCl वाला, 2% NaCl वाला बनाऊं तो देखो स्थिति क्या हो गई। ये हो गया सॉल्यूशन ए 1% नमक वाला, वो हो गया सॉल्यूशन बी 2% नमक वाला। दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर मैं चला गया और 2 घंटे बाद वापस आया। 2 घंटे बाद मैं ये देखता हूं कि ये जो सॉल्यूशन है ये तो 100 ml से घटकर 70 ml रह गया। ये जो सॉल्यूशन है ये तो 100 ml से घटकर 70 ml रह गया, और उधर वाला जो सॉल्यूशन है वह 100 ml से बढ़कर 130 ml हो गया।
देखो 1% NaCl वाला सॉल्यूशन और 2% NaCl वाला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, दोनों के बीच में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी और 2 घंटे छोड़ के मैं चला गया, तो यहां तो 70 ml बचा और वहां 130 ml हो गया। तो क्या समझूंगा मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई थी तो गति केवल पानी की हुई होगी, गति केवल पानी की हुई होगी। इसका मतलब क्या माने कि पानी यहां से वहां गया, पानी यहां से वहां गया, पानी के मॉलिक्यूल की गति हुई। अच्छा, पानी के मॉलिक्यूल की ये जो गति हुई है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हुई है, तो कहां से कहां हुई सोचो, 1% से 2% की तरफ, 1% से 2% की तरफ हुई। तो क्या माने अपन, लो कंसंट्रेशन से, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति होना। और ये जो प्रक्रिया 2 घंटे में हुई है, इसी पर्टिकुलर प्रक्रिया को मैं नाम दूंगा ऑस्मोसिस। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो 2 घंटे में, जहां पर दोनों साइड 100 ml पानी था, एक साइड तो 70 ml बचा और दूसरी साइड 130 ml हो गया, ये परासरण हुआ, इसी को अपन ऑस्मोसिस बोलेंगे। देखें, ऑस्मोसिस के लिए सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट सुने, फिर इसकी परिभाषा सुने। रिक्वायरमेंट क्या हुई, सॉल्यूशन कितने चाहिए, 2, दोनों की कंसंट्रेशन समान चलेगी क्या, नहीं चलेगी, दोनों की कंसंट्रेशन समान नहीं चलेगी, दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए क्या, यस, बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे काम चलेगा। अगर इम्परमिएबल मेम्ब्रेन आप लगा दोगे तो यहां पर पानी के स्तर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। दूसरा, परमिएबल लगा दोगे तो सारा पानी एक साइड चला जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, पानी भी जाएगा, नमक भी जाएगा। तो कैसी मेम्ब्रेन चाहिए, सेमी परमिएबल। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट सुने, सॉल्यूशन कितने चाहिए, 2। दूसरी रिक्वायरमेंट, दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट, दोनों के बीच में कैसी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं पूछ लूं क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो आंसर आपके माइंड में वह मेम्ब्रेन जिसमें केवल विलायक के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल गति कर सकते हैं, बट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की गति नहीं होती, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। और उसके बाद ऑस्मोसिस होता है। अब आप ऑस्मोसिस की परिभाषा सुने, जब किन्हीं 2 अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को, जब किन्हीं 2 अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से, वाटर के मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति करते हैं। यह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती। कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऑस्मोसिस। ये फर्स्ट परिभाषा हो गई। तो यहां तक ये जो मैंने आपको समझाया उसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखो जो आप समझ गए। सबसे पहले, जिसमें आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका नाम है सॉल्वेंट, और अधिकांशतः सॉल्वेंट क्या होता है, पानी होता है। अधिकांशतः सॉल्वेंट क्या होता है, पानी होता है। पानी में जो चीज आप घोलते हो, पानी में जो चीज आप घोलते हो वो कहलाती है सॉल्यूट। और सॉल्यूट में आप कुछ भी मिला सकते हो, तो इसको सॉल्यूट या विलय के नाम से जानते हैं। जो बनके तैयार होता है वो कहलाता है सॉल्यूशन, जो बनके तैयार होता है वो कहलाता है सॉल्यूशन, या इसको बोले तो विलयन। उसके अलावा अपन ने बात की जो ऑस्मोसिस होगा, जो ऑस्मोसिस होगा वह कहां से कहां होगा, कहां से कहां होगा। तो यहां पर अपन ने मालूम चलाया लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ होगा। अब ये जो पोर्शन मैंने समझाया है, ये जो पोर्शन मैंने समझाया है, ये तो फर्स्ट ईयर वाली परिभाषा हो गई जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। अच्छा, एनक्लेक्स में तो कुछ और ही दिया हुआ है, एनक्लेक्स में तो कुछ और ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसको जानो आप। देखें, इसको दूसरे तरीके से समझो। सॉल्यूशन ए कितने ml तैयार हुआ, 100 ml। सॉल्यूशन बी कितने ml तैयार हुआ, 100 ml। सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 1% NaCl।
सॉल्यूशन बी की कंसंट्रेशन कितनी है? 2% NaCl। अच्छा, अब सॉल्यूशन ए पे ध्यान दो, केवल 100 ml है, इसका संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद इन द सेंस 99% तो है वाटर, इसमें 99% तो है वाटर और 1% है सॉलिड। 99% तो है वाटर और 1% है सॉलिड। अच्छा, सॉल्यूशन बी पे चले जाओ। अब आप सॉल्यूशन बी का संधि विच्छेद करो। कितना ml तैयार किया? सेम 100 ml तैयार किया। इसका संधि विच्छेद करो। 100 ml में 98% तो है वाटर, 98% तो है वाटर और 2% है सॉलिड। ये संधि विच्छेद होगी। अच्छा, ऑस्मोसिस कैसे हुआ था समझो। ये वाला सॉल्यूशन तो घट के कितना रह गया था ऑस्मोसिस होने के बाद? 70 ml। और ये वाला सॉल्यूशन कितना हो गया था? 130 ml। ये वाला सॉल्यूशन कितना हो गया था? 130 ml। अब सुने आप परिभाषा, इसमें पानी की मात्रा 99% और उसमें पानी की मात्रा 98%। यदि मैं आपसे पूछूं कि पानी के मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ गए, पानी के मॉलिक्यूल, या अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ गए, तो शायद 100% आप समझ पा रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गए। पानी के मॉलिक्यूल तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गए हैं। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि परासरण के दौरान पानी के मॉलिक्यूल खुद की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गति करते हैं। तो दोनों परिभाषाएं हो रही है। पहले वाली परिभाषा फर्स्ट ईयर की हो गई, ये वाली परिभाषा एनक्लेक्स की हो गई। अब गौर से सुने, अब दोनों परिभाषाओं को फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो शुरू में पूछा था और आपके दिमाग में आंसर आ रहा था, दोनों साथियों का आंसर सही था। किसी को तो एनक्लेक्स वाली ध्यान है, किसी को फर्स्ट ईयर वाली ध्यान है। दोनों परिभाषाओं को सुने, केवल एक आध वर्ड का हेर फेर होगा। जब किन्हीं दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति करते हैं। यह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ईयर वाली परिभाषा हो गई। अब सुने परिभाषा एनक्लेक्स वाली। जब किन्हीं दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है, जब किन्हीं दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गति करते हैं। यह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। इज दैट क्लियर? शायद दोनों तरह की परिभाषा 100% आपको समझ में आ गई। एक ही बात है, चाहे अपन ये बोलें पानी के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति करते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस। या अपन ये बोलें कि वाटर के मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गति करते हैं, यह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती। मेरे हिसाब से दोनों परिभाषाएं फर्स्ट ईयर वाली एनक्लेक्स वाली सही हो रही है। एनक्लेक्स में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा सॉल्वेंट या वाटर के मॉलिक्यूल खुद की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और फर्स्ट ईयर की किताब में लिखा होगा कि पानी के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति कर रहे हैं। यह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहां पर मैंने जो आपको पार्ट पढ़ाया है अभी तक ऑस्मोसिस के बारे में, उसमें आपने क्या समझा? विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है,
विलय क्या होता है, तीनों को समझ गए आप, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल पानी गुजरे, पानी बोले तो सॉल्वेंट गुजरे, सॉल्यूट नहीं गुजरे। अगर पानी भी गुजरेगा और सॉल्यूट भी गुजरेगा तो परमिएबल हो जाएगा, और कुछ भी नहीं गुजरेगा तो इम्परमिएबल हो जाएगा। तो जिसमें केवल पानी गुजरे। अच्छा, ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस, परिभाषा। अभी तक जो पढ़ाया है उसमें सबसे पहले अपन बात करें तो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, जब किन्हीं दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ गति करते हैं। यह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। इज दैट क्लियर? यही मेन परिभाषा आपको याद रखनी है। वो हाई टू लो मैंने इस वजह से समझाई कि एक आध किताब में आपको लिखी हुई मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी परिभाषा सही हो सकती। अगला पॉइंट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑस्मोसिस। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑस्मोसिस, क्या क्या चाहिए ऑस्मोसिस के लिए? नंबर 1, कितने सॉल्यूशन चाहिए? 2। नंबर 2, दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। नंबर 3, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए क्या? यस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें कि पानी में एक किसमिस है, पानी में एक किसमिस है और इसको अपन कुछ देर के लिए रखें तो देखो, एक तो सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। किसमिस के ऊपर की जो परत है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मान लो, और इसमें पानी की एंट्री होना, ये भी ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि किसमिस के अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर की कंसंट्रेशन कम है। तो शायद ऑस्मोसिस का मतलब अच्छे से भली बाती आपको समझ में आ गया। कौन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मतलब आपको समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और एल्बुमिन के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से मेंटेन होता है। तो मेरे हिसाब से टोटली आपको समझ में आ गया। आज के अभी के लिए इतना ही।